भाइयों, क्या हाल है। और दोबारा से स्वागत है आप सभी का चैनल में। तो सबसे पहले तो कुछ भाइयों के मन में कुछ भाइयों के क्या सभी के मन में ये सवाल होंगे कि मैं एक वीडियो बना के और ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो बना के कहाँ गायब हो जाता हूँ। तो भाई इसका बहुत ही सीधा साधा आंसर ये है कि यार मैं फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ। अलग से एक जॉब भी है मेरी। पिछले 6-7 महीनों में लगभग पिछला साल ही जो मान लो, जो 2021 जो मेरे लिए भी था, उसमें कई सारे ऐसे चैलेंजेस आए जिसकी वजह से मुझे जॉब अपनी स्विच करनी पड़ी थी। और एक शहर से दूसरे शहर भी मूव करना पड़ा था। उस चक्कर में कभी मेरे पास मेरी गाड़ी का एक्सेस रहता था, कभी मेरे पास मेरी गाड़ी का एक्सेस नहीं रहता था। तो ऐसे चक्कर में रिव्यू बनाना बहुत ही इनकंसिस्टेंट सा हो रहा था और बहुत ही मुश्किल सा हो रहा था, क्योंकि जब गाड़ी ही नहीं है तो आप गाड़ी के कंटेंट कहाँ से बना सकते हो। थोड़ी बहुत आप न्यूज़ कवर कर सकते हो, वो चलो ठीक है, लेकिन वही है, ऐसे में कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन अब फाइनली जा करके एक जगह में सेटल ढंग से हो पाया हूँ। तो अब मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि ऑटो कंटेंट की जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छे से बढ़ेगी। और इस बात की शुरुआत मैं आज इसी वीडियो से करने वाला हूँ। जी हाँ, ये है मारुति सुजुकी इग्निस का 26,000 किलोमीटर वाला रिव्यू। तो आप लोग बोलोगे कि भाई इससे पहले भी बनाया था, 10,000 किलोमीटर पे बनाया था, 5,000 पे बनाया था, तो अब ऐसी कौन सी नई बात पता चल गई जो आप 26,000 वाले किलोमीटर पे बना रहे हो। तो आप वीडियो देखना, कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि पता लग गई हैं। एंड कई सारे ऐसे जो नए नए बायर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी सारी ऐसी इंपॉर्टेंट सी बातें हैं जो वही है, उनके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। चलो भाई, तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि गाड़ी कितने किलोमीटर चल गई है। ये देखो आप, 26,482। अब देख लेते हैं कि इतनी ज़्यादा किलोमीटर चलने के बाद, अराउंड 26,000 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी के एक्सटीरियर की क्या हालत है, कि बाहर कितने स्क्रैचेस आए हैं, क्या डेंट पड़े हैं, क्या कहाँ से पेंट गायब हुआ है। तो आपको मैं वो सब दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट बम्पर से कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन से स्क्रैचेस आए हैं। अब आई डोंट नो कि यहाँ इस मोबाइल फ़ोन में कितने वो विजिबल होंगे, बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से दिख जाए। तो जो भी इसके स्क्रैचेस आए ना, वो नीचे की तरफ ही आए हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देख सकते हो आप। उसी के साथ साथ जो पेंट हटा है वो इस एरिया में हटा है। बाकी ये जो ब्लैक वाली पट्टी है, इससे तो काफ़ी अच्छा काम किया है यहाँ पे उस चीज़ को बचाने का, स्क्रैचेस को बचाने का। हाँ, लेकिन ये एक सैडली डेंट पड़ गया था यहाँ पे। ये तो बहुत इजीली विजिबल होगा आपको, कैमरे में देख सकते हो आप, घुसा रखा है यहाँ से। ये एक गाड़ी वाला ठोक के चला गया था, तब भी जा कर के एटलीस्ट यहाँ पे इसने ये वाले स्क्रैचेस को झेल लिया। बस यहाँ पे ये डेंट आ गया। तो ये तो चलो ऐसी चीज़ है कि जो कि फिक्स हो सकती है, कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन इस चीज़ को आई थिंक दोबारा से रीपेंट कराना पड़ेगा। ये आई थिंक स्क्रैचेस से भी ब्रशिंग से भी निकल जाएगा। तो ये थी इसकी फ्रंट बम्पर की बात। अब आइए देखते हैं साइड में क्या स्क्रैचेस आए हैं। और यहाँ पे साइड में कोई भी इतने मेजर वो कुछ नहीं है। अभी तक मेरा कोई ऐसे बाइक वाले से सामना हुआ नहीं जो कि साइड में ऐसे स्क्रैच मार के चला जाए। हाँ, लेकिन इसके शीशे पे स्क्रैचेस ज़रूर आए हैं। आप लोगों को ट्रैफिक वगैरह का हाल का तो पता ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सब जो चीज़ें आ गई हैं, लेकिन ये ऐसी हैं कि ये पेंट के ऊपर है और अगर इनको थोड़ा सा घिसेंगे तो चली भी जाएंगी। साइड से होते होते अब पीछे की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा आपको स्क्रैचेस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ये और ये थोड़े बहुत यहाँ पे ये सब हैं। बाकी ये काफ़ी गहरे से हैं। ये तो क्या मेरी ही गलती थी, मैं बैक कर रहा था और क्या बोलते हैं, पीछे एक पेड़ था, उस पेड़ में ये ठुक गई। ऐसा नहीं कि सेंसर नहीं काम कर रहे थे, सेंसर काम कर रहे थे, लेकिन मेरा ही दिमाग उतने अच्छे तरीके से नहीं चल रहा था, क्योंकि मैं ट्रैफिक रोके पड़ा था और फिर जल्दी के चक्कर में ये चीज़ ठुक गई यहाँ पर। कि लाइट के पास भी यहाँ पे थोड़े से ऐसे स्क्रैचेस आए हैं।
लेकिन आई थिंक कि ठीक है, इनको मैं दोबारा से रीपेंट करा लूँगा तो चले जाएंगे। एक भाई ने सजेस्ट किया था कि इंश्योरेंस में क्लेम ले लो और वो जो थोड़े बहुत तोड़ फाड़ और लेना इस बम्पर को, फिर उसके बाद अपना करवा लेना। लेकिन मुझे लगा नहीं यार ठीक है, आराम से बाद में ही ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, रीपेंट करा लूँगा आई मीन। बाकी जैसा उस वाले डोर का हाल है वैसा ही इस वाले डोर का भी हाल है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी कोई ऐसे स्क्रैचेस नहीं हैं, काफ़ी स्मूथ सी बनी हुई है यहाँ पे गाड़ी। और उस साइड की तरह ही यहाँ पे जो भी स्क्रैचेस हैं जो थोड़े बहुत, वो शीशे के ऊपर ही हैं, इधर पे। ये तो आई डोंट थिंक स्क्रैच है, ये तो कल धुलवाने ले गया था तो उसने ठीक से साफ़ नहीं करी है शायद, तो ये वो है। बाकी गाड़ी की छत पे भी कोई ऐसा मेजर सा कुछ भी स्क्रैच नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे एकदम स्मूथ सी रखी है, कोई भी स्क्रैच नहीं है। हाँ एक बार यहाँ पे ये एक डिल्ला पड़ा था, ये आकर के बहुत ही हल्का सा एक डेंट है, ऐसा है कि लाइक दूर से तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, एकदम पास जब आप ऐसे घुस जाओगे तो आपको दिखेगा ये। तो ये एक हल्का सा पिचका हुआ है, बट आई डोंट थिंक कि इससे मुझे कोई भी इतना ऐसा इशू है। बाकी स्पॉइलर भी अभी जिसका जो लग के आया था उसकी भी क्वालिटी एकदम दमदार सी बनी हुई है, ना आगे पीछे कुछ होता है ना कोई आवाज़ वगैरह करता है जब गड्ढे में गाड़ी जाती है, तो बहुत अच्छी सी बात है। एक चीज़ और हुई थी, ये ब्लैक टेप जो गाड़ी के में लग के आता है ये हल्का सा हटना शुरू हो गया था। हालांकि इसको फिर मैंने किसी भी तरीके से छेड़ा नहीं, और इसी के साथ साथ मैंने इसके ऊपर एक स्टील ग्रिप का भी टेप चिपका दिया था, लेकिन वो बड़ा अजीब सा लग रहा था तो मैंने उसको हटा दिया। प्लस इतनी दूर से अगर इस चीज़ को देखो तो ये इतना प्रेवलेंट दिखता भी नहीं है। तो ओवरऑल जो 26,000 किलोमीटर चलाने के बाद जो गाड़ी के एक्सटीरियर या बिल्ड क्वालिटी बाहर की जो है उससे जो मुझे शिकायत है वो बस यही है कि जो इसका पीछे वाला जो बम्पर है वो क्वालिटी में कुछ ज़्यादा ही हल्का है, बिल्कुल ही मतलब आगे वाले बम्पर से कंपैरिजन में काफ़ी हल्का सा इन्होंने लगा के दिया है, जो कि इससे पिछले वाले प्री फेसलिफ्ट वाले मॉडल में ऐसा नहीं था। तो उनको एटलीस्ट मारुति को इस चीज़ पे थोड़ा सा काम करना चाहिए। जबकि यहाँ आगे आप देख सकते हो कि जो बम्पर है वो काफ़ी सही क्वालिटी का है, स्क्रैचेस भी काफ़ी अच्छे से वो करता है, प्रिवेंट करता है, लेकिन पीछे वाला बम्पर थोड़ा हल्का फुल्का सा है। तो मेरी एडवाइस तो यही होगी कि आप बचा के चलाइएगा। बाकी कुछ लोग अपना बुल बार भी लगाए रहते हैं, लेकिन अब वही है कि बुल बार का तो आपको हिसाब किताब पता ही है कि अगर कोई पुलिस वाले भैया रोक लेंगे तो दिक्कत हो जाती है फिर उसमें, तो वो बात है। तो चलो गाड़ी की तारीफ़ तो बहुत हो गई, लेकिन अब इसकी कुछ बुराइयां भी हैं जो मुझे लाइक वही है अपने अंदर से बाहर निकाल ली हैं। सबसे पहले तो ये जो इसके टायर हैं, जो ये कंपनी मारुति सुजुकी टायर फिट करके देती है सुजुकी इग्निस में, ये यार बहुत ही बेकार क्वालिटी के होते हैं। आई मीन पंचर आगे वाले टायर उस साइड वाला और उस साइड वाला कई बार हो चुके हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ इन वाले टायरों की जो ग्रिप है वो बहुत बेकार है। और ये चीज़ मैंने अभी नोटिस नहीं करी, ये मैंने नोटिस करी थी जब गाड़ी 11 या 12,000 किलोमीटर चल चुकी थी। जैसे कि मान लो अगर आपका मार्बल का फ्लोर है, और मार्बल के फ्लोर मतलब वही है कि गीला वगैरह और थोड़ा सा है, तो वैसे तो उस वाले फ्लोर पे काफ़ी गाड़ियाँ स्ट्रगल कर सकती हैं, बिकॉज वही है कि चिकना सा होता है। लेकिन सिंस ये हल्की भी है और इसके टायर जो है उनमें इतनी ग्रिप भी नहीं है, तो उस वाली जगह पे ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा सफ़र करती है। मैं गाड़ी चढ़ा रहा था एक जगह जहाँ पे कई शॉप्स होती हैं जहाँ पे गाड़ियाँ धुलने के लिए जाती हैं, वहाँ पे यूजुअली पानी पड़ा रहता है और मार्बल का फ्लोर भी होता है। तो वहाँ पे मैं इस गाड़ी को चढ़ाने की कोशिश कर रहा था, तो भाई ये बहुत फिसलने लग गई, बहुत ज़्यादा ही मेहनत से करनी पड़ गई इसको चलाने में, तो वो एक बहुत ही बेकार सी बात थी। तो इस बारे में मैंने एक दो इंग्लिश ओनर से बोला भी, तो उन्होंने बोला था कि आप इसके टायर अपसाइज करवा लेना, वो बेस्ट रहेगा। अब हालांकि ये मुझे नहीं मालूम कि कितना बेस्ट रहेगा, बिकॉज मैंने इस बारे में खुद अपनी रिसर्च नहीं करी है, लेकिन इसके ऊपर फ्यूचर में क्या क्या मॉड्स करने हैं उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप उस वीडियो का वेट करो। उसमें मैं बता दूंगा कि इसके टायर अपसाइज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, या फिर यही चलाने चाहिए, या फिर मतलब इसी तरीके के लगा लेने चाहिए, मीन्स इस साइज़ के, और मतलब बस उनकी ग्रिप थोड़ी अच्छी हो, या ऐसा कर लेना चाहिए। हालांकि बड़े टायर लगाने का मूड तो मेरा खुद का भी था, लेकिन उसको मैं रिसर्च करने के बाद ही बताऊंगा कि सही रहेगा या नहीं, और आपके लिए भी वो एडवाइस सही रहेगी। नेक्स्ट चीज़ जो बहुत खलती है वो सीधी सी बात है इसकी हेडलाइट। बहुत ही सिंपल से हैलोजन से लैंप्स दिए रखे हैं, जो कि रात में बिल्कुल भी सही नहीं है चलाने के लिए। तो मैं तो भाई यही चाहता हूँ कि इसके थोड़े लैंप्स मतलब जो
बेसिक ही लैंप्स जो लग के आ रहे हैं, एटलीस्ट उनमें एक प्रोजेक्टर तो हो ही, बिकॉज प्रोजेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है विजिबिलिटी के लिए। या फिर मतलब जो नीचे अगर आप फॉग लैंप उस पर लगवा रहे हैं तो वहाँ पे अगर प्रोजेक्टर लगने का कोई इंतज़ाम हो सकता है तो वहाँ पे लगवा लीजिए। आई मीन प्रोजेक्टर हेडलैम्प होना ही चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज़ मैंने भाई 26,000 किलोमीटर के बाद और लाइक कई बार रात में चलाने के बाद तो बहुत अच्छे से नोटिस कर ही ली है। बाकी एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, वो गाड़ी के पेंट से रिलेटेड है। जबकि कई सारे लोग जो थे वो मुझसे पूछते थे कि भाई उनकी गाड़ी सॉर्ट ऑफ क्या उनकी गाड़ी पीली सी पड़ने लग गई है या मतलब बेकार सा होने लग गया उनका कलर, या ऐसा कोई इशू है। तो मैं आपको बता दूं कि जो इग्निस का वाइट है ये है पर्ल आर्कटिक वाइट, ठीक है। तो जो पर्ल आर्कटिक वाइट होता है वो हल्का सा पीला होता ही है। वो एक मतलब सॉर्ट ऑफ आप बोल लो मिसअंडरस्टैंडिंग सी है कि हम लोग को लगता है कि हम लोग की गाड़ी ये वाला जो कलर है वो पहले एकदम वाइट था और समय चलते एकदम पीला पड़ने लग गया है। नहीं, मैंने भी पुरानी फ़ोटोज़ में जाकर के, पुराने वीडियोज़ में जाकर के देखा तो अभी भी ये उतना ही है वाइट जितना पहले था। बहुत ही 1 या 2% हल्का सा कम हुआ होगा और हल्का सा पीला लगने लग गया होगा, लेकिन पर्ल आर्कटिक वाइट आपको हल्का सा पीला लगेगा ही। वो शुरुआत से ही होता ही, वो कलर ही वैसा होता है। ये चीज़ मैंने नोटिस करी, बिकॉज साइड बाय साइड एक दिन इसके हुंडई एक i10 खड़ी हुई थी और उसका वाइट मुझे इस वाले वाइट से ज़्यादा लग रहा था। तो फिर मैंने वही पुराने वीडियोज़ उठाए, पुराने फ़ोटोज़ उठाए, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई इसका है ही ऐसा। बाकी हाँ, अगर आपने गाड़ी कई महीनों से नहीं धुली है और धूल में एकदम कवर्ड रखी हुई है तो हाँ भाई पीला तो हो ही जाएगा उसमें, वो वाली बात नहीं है। बट हाँ, जो नेचुरल जो पीलीनेस होती है वो रहती ही है इस वाले कलर में। और हाँ, एक जो एक्सटीरियर वाले पोर्शन में जो सबसे मेजर डैमेज जो हुआ है, सबसे भयंकर, वो ये हुआ है। ये अंदर तक तो खैर नहीं पहुंचा है ये वाला डैमेज। ये एक जो नोएडा एक्सप्रेस वे है उस पर हमेशा रोड का काम चलता रहता है और कई महीनों से चल रहा है और आई डोंट नो कि कब तक चलेगा। तो वहीं पे ही एक गिट्टी उड़ के आई थी सामने वाली गाड़ी से और चट आकर के यहाँ पे लग गई एकदम, जबकि मैं उस समय 30 या 40 की स्पीड पे चला रहा था, इतना धीमे है, तब ये हाल था। तो ये चीज़ हो गई, पता नहीं है कैसे हुआ, कुछ ज़्यादा ही शायद तेज़ से आ रही होगी या वो जो डिल्ला होगा वो ज़्यादा ही कुछ पहना सा होगा मे बी। बट ये यहाँ पे है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से हवा अंदर जा रही है या मतलब कोई पानी अंदर जा रहा है। ये बस बाहर वाले एरिया में ही है, अंदर वाले एरिया से प्रोटेक्टेड है। तो आई थिंक ये शीशे की बिल्ड क्वालिटी भी टेस्ट हो ही गई, आई गेस वो है। लेकिन हाँ, इस चीज़ को भी बदलवाना है क्योंकि भले ही इससे कुछ वैसा अंदर कुछ ना जा रहा हो, लेकिन ड्राइव करते टाइम पे आंखों के सामने ये ऐसे आता रहता है तो ये दिक्कत देता है। लेकिन अब वही है, देखो भाई कब टाइम मिलता है जाके कराने का इसको। तो भाई गाड़ी के एक्सटीरियर की बात तो अच्छे से हो गई कि क्या इसमें दिक्कत लगी मुझे, क्या दिक्कत नहीं लगी। तो अब अंदर चल के देख लेते हैं कि इंटीरियर में अभी तक क्या हाल है 26,000 किलोमीटर चलाने के बाद। हालांकि मैंने कल ही गाड़ी साफ़ कराई है तो ये आपको अपने नेचुरल स्टेट में नहीं लग रही होगी, बट स्टिल चलो अंदर चलते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि जो ये वाइट वाला पोर्शन है जो कि एकदम वाइट होके आता है कंपनी से, ये कितना वाइट अभी तक बना हुआ है। हालांकि ये थोड़ा सा गंदा हो गया, आपको शायद दिख रहा हो पास में। ये भी क्या मेरी ही गलती है, मैंने ही इसको अच्छे से रगड़ के कुछ साफ़ नहीं किया। आई थिंक कि शायद इस पर कुछ कंपाउंड वगैरह लगाना चाहिए या कुछ वैसा। शुरुआत में तो मैं इसको कॉलिन से साफ़ करता रहता था तो काम चलता रहता था, लेकिन अभी ये कुछ ज़्यादा ही गंदा सा हो रहा है। तो इसको साफ़ करने का कोई एक तरीका ढूंढना पड़ेगा मुझको, और जैसे मुझे वो तरीका मिलता है मैं आपको भी एकदम बताने की कोशिश कर ही दूँगा। ये ऐसा गंदा नहीं कि इस पर कोई बहुत मेजर से स्पॉट्स हैं, ये ऐसा सा गंदा है कि जो जिनके पास ये गाड़ी है वो लोग चेक कर सकते हैं। जो वाइट वाले गोले हैं वो थोड़े काले से पड़ने लग गए हैं। तो आई थिंक कि ये रब करने से ही किसी कंपाउंड से जाएगा, जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी इंटीरियर की हालत तो एकदम अच्छी खासी है, कोई भी कहीं पे भी कोई रैटलिंग सी साउंड नहीं है, कुछ भी ढीला वगैरह नहीं हुआ है। सारे कंपोनेंट्स एकदम अच्छे से अपनी जगह आज भी फिक्स हैं और अच्छे से काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, जो मैंने सीट्स लगवाई थी गाड़ी की शुरुआत में और जो स्टीयरिंग कवर लगवाया था, ये मुझे बहुत ही सही लगा था और दिस माइट बी द बेस्ट मॉड जो कि लाइक मैंने आज तक इसमें कराया हो।
तो मैं तो आपसे भाई ये सजेस्ट करूँगा कि वो वाला वीडियो आप जा कर के देखो जिसमें मैंने ये वाला मॉड कराया है, एंड भाई उस वाली जगह से ही जा कर के आई थिंक इस वाले को आप कराओ। ये मैं कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं कर रहा, मुझे तो उस दुकान का भी नाम भी याद नहीं है कि क्या था, बट यार उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिया था एंड मैं अभी तक इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। और इंटीरियर में अगर कहीं पे कुछ जो थोड़ा बहुत कुछ गंदा हुआ है ये लाइक वाइट वाले पोर्शन के अलावा, तो वो ये थोड़ा सा हुआ है, ये स्पीकर के नीचे वाला हिस्सा, क्योंकि वही है कि यहाँ पे बार बार पैर लगता रहता है और पैर लग के इसको सॉर्ट ऑफ खोलने की भी मेरी आदत हो गई है, तो यहाँ पे बार बार ऐसे धूल जम जाती है और उसी के चक्कर में ये चीज़ काफ़ी गंदी सी भी होने लग गई है। तो अंदर तो खैर यही एक छोटा सा था, बाकी अंदर का जो प्लास्टिक वगैरह है वो भले ही थोड़ी हल्की क्वालिटी का हो लेकिन स्टिल अभी तक टिका हुआ है और ऐसे कोई इशू नहीं आई है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस आ गए हों या उस साइड में कोई बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस आ गए हों, सब एकदम बढ़िया ही चल रहा है। पीछे भी आगे जैसा ही हाल है, क्योंकि यहाँ पे भी लोगों ने सबने हाथ लगा करके गंदे वाले इस चीज़ को हल्का सा गंदा कर ही दिया है, जैसा कि आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे भी प्लास्टिक की क्वालिटी एकदम फाइन है, शीशे भी आगे पीछे दोनों एकदम सही है। वो तो एक बड़ी दुखद सी बात है कि इंडिया में शीशों को टिंट नहीं करा सकते, क्योंकि मेरा शीशों को एक्वा ग्रीन कराने का बहुत ज़्यादा मन था। एक जगह मैंने किसी का वीडियो देखा था, शायद बाहर जापान की कोई इग्निस थी, वहाँ पे एक लड़के ने एक्वा ग्रीन कलर के ये करा रखे थे, तो बहुत सही लग रहे थे। लेकिन वही यार इंडिया में करा नहीं सकते, क्या कर सकते हैं उस चीज़ का, छोड़ो। बाकी पीछे की सीटों की भी क्वालिटी भी आज के टाइम पे भी एकदम बढ़िया है। ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं, काफ़ी सारे लोगों को इससे ज़्यादा काफ़ी आराम भी मिलता है। और आई नो कि आप लोग क्या सोच रहे होंगे, सिंस मैं पीछे बैठा हूँ तो मैं सस्पेंशन की बात कब करूँगा, तो हाँ वो परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में उसकी भी बात करूँगा। रुक जाइए भी करता हूँ उसकी भी बात। तो गाड़ी के इंटीरियर से भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा शिकायतें नहीं हैं। आई मीन मैं तो साफ साफ बोलूँगा ही कि मुझे फ़ीचर्स बहुत ज़्यादा गाड़ी में और इंटीरियर में बहुत ज़्यादा टच स्क्रीन और ये सब का कोई शौक़ इतना है भी नहीं, तो बहुत सिंपल वाली चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। गाड़ी चलने में अच्छी हो, मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो सिंस गाड़ी चलने की बात हो रही है तो परफॉर्मेंस की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सुना देता हूँ कि 26,000 किलोमीटर के बाद गाड़ी का इंजन कैसा साउंड कर रहा है इस समय। एक सेकेंड रुकना। गियर पे, हाँ चलो, ये 26,000 किलोमीटर इंजन अभी ऐसा साउंड कर रहा है। बाहर जाकर दिखा दूँ आपको, तो अभी अंदर पे भी बैठ के सुना दूँगा कि क्या इंसुलेशन का हाल हो रखा है। ऐसा आई डोंट नो कि फ़ोन कितनी आवाज़ कैप्चर कर पा रहा है, बट वही कोई ज़्यादा आवाज़ तो नहीं है यार। चलो आपको अंदर बैठ के इंसुलेशन भी सुना देता हूँ। अगर मैं पूरा भी रेस दे दूँ तो इतनी आवाज़ आपको अंदर तक सुनाई देगी। अगर इसको खोल के करूँ तो ये है हाल। पेट्रोल बहुत महंगा है भाई, बंद कर देता हूँ। तो फिर ड्राइविंग परफॉर्मेंस के बाद थोड़ी बहुत मैं चलते चलते ही करता हूँ, कि जिससे मैं चलते चलते आपको बताता रहूँगा कि यहाँ पे स्टीयरिंग अभी तक कैसा काम कर रहा है, क्लच, ब्रेक और एक्सेलरेटर वगैरह कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाड़ी उठाते हैं, सिंगल, चल गई, छोड़ दिया, चल रही है, सेकंड गियर, छोड़ दिया, चल रही है। तो मैं तो जब भी लाइक इन गलियों में एकदम ऐसे घूमना होता है, आई मीन गलियाँ क्या है, तो मतलब बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें ही हैं, तो मैं तो इसी तरीके से चलाता रहता हूँ गाड़ी को। हालांकि जिस एरिया में रहता हूँ वो भी थोड़ा खाली सा ही रहता है, तो ईजी है, इस तरीके से आराम से गाड़ी चलती रहती है। हाँ लेकिन वही सिंस ये कोई डीजल गाड़ी नहीं है तो आप एकदम क्लच छोड़ के पूरा ऐसे नहीं चला सकते बिना एक्सेलरेटर दिए। आपको थोड़ा बहुत एक्सेलरेटर तो देना पड़ेगा, हल्का सा भी कहीं पे सड़क पे इंक्लाइन आ गया तो वही है, एक्सेलरेटर दबाना पड़ ही जाएगा।
तो चलो सबसे पहले तो इंजन परफॉर्मेंस। इंजन भाई गाड़ी का अभी भी एकदम सुपर स्मूथ चल रहा है, नो इश्यूज़। तो सर्विस आप कराते रहो नॉर्मल, मैंने भी केवल नॉर्मल सर्विस ही कराई है इतने दिनों तक, और कुछ भी नहीं हुआ था और आराम से ये चीज़ चलती रही। हालांकि बीच में मुझे एक हल्का सा वहम होने लग गया था कि गाड़ी माइलेज बहुत ज़्यादा कम दे रही है, तो मैंने उसको जा कर के फिर चेक भी कराने की कोशिश करी, तो उसने पता नहीं कोई मीटर ही फिट किया था गाड़ी के अंदर, जो कि प्रॉपर कैलकुलेट करके दिखा रहा था कि कितने किलोमीटर में कितना ज़्यादा फ्यूल एकदम पी रही है, एकदम अप्रॉक्सी मतलब एग्जैक्टली। तो उसमें 20 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज हम लोग को निकल के आई थी, जब हम लोग 80 किलोमीटर की स्पीड पे चला रहे थे, 2 लोग बैठे थे। तो सही था मेरे हिसाब से, तो मेरे मतलब वो मेरी ही प्रॉब्लम थी जो कि मैंने उस चीज़ को ऐसे सोच रहा था, लेकिन ठीक है, गाड़ी का कोई माइलेज ऐसे कम नहीं हुआ, बढ़िया ही चल रहा है। तो गाड़ी का माइलेज भी सही निकल के आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी कितना दिखा रही है ये। 492 की रेंज है और माइलेज है 20.1 का, तो 20.1 का ही माइलेज मुझे मिलता है। मैं आपको इससे बता देता हूँ कि रियल वर्ल्ड में कितना मैंने इसको चलाया था एक बार फुल टंकी पे, फुल टंकी भी नहीं, ऑटो कट पे मैंने कितना चलाया था। वो मैंने चलाया था कि मैं नोएडा से लेकर के पहले इटावा गया था एक्सप्रेस वे से, पहले आगरा वाले एक्सप्रेस वे से, और फिर उसके बाद लखनऊ वाले एक्सप्रेस वे से। फिर उसके बाद जब मैं इटावा गया तो फिर इटावा में भी थोड़ा बहुत मैं घूमा, और फिर उसके बाद उसी ही पेट्रोल को लिए मैं कानपुर भी चला गया, इटावा से कानपुर, और फिर कानपुर में भी उसी पेट्रोल को लिए थोड़ा घूमा, और फिर जब कानपुर से वापस आना था तब मैंने इस गाड़ी को दोबारा से रिफ्यूल कराया। तो एक बार फुल कराने पे, एक बार फुल क्या, एक बार ऑटो कट तक कराने पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप यहाँ से एक मतलब इटावा तक चले जाओ, वहाँ से घूम भी लो, फिर इटावा से आप आगे चल के फिर कानपुर भी हो, वहाँ पे भी आप आराम से घूम लो। तो इतना माइलेज रियल वर्ल्ड का आपको इस चीज़ से ईजिली मिल जाएगा। और परफॉर्मेंस तो भाई इग्निस की एकदम स्मूथ है ही, कोई इसमें लाइक इस पे तो अगर मैं लाइक चाहे मेरे 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स हो जाए तब भी मैं बोलूँ कि अगर बोलना चाहूँ या लोगों गुमराह करना चाहूँ कि भाई इसकी परफॉर्मेंस बेकार है या ऐसा कुछ है, तो भी कोई मानेगा नहीं, क्योंकि अभी भी भाई एकदम स्मूथ चलती है गाड़ी, किसी भी तरीके का कोई इशू है नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ का इशू है, वो उसकी लाइक इंजन परफॉर्मेंस नहीं, वो उसकी ब्रेक वाले से रिलेटेड है कि ओवर द टाइम इसके जो ब्रेक हैं वो आई थिंक कि थोड़े से घिस गए। डिस्क की बात नहीं कर रहा मैं, मे भी शायद इसके जो ब्रेक शू वगैरह है उसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस शार्पनेस से पहले ब्रेक लगा करते थे अब उस शार्पनेस से ब्रेक नहीं लगते। ये मतलब अब ये मेरा वहम नहीं है, ये मैंने एक्चुअली में चीज़ नोटिस करी है, और ये शायद हम लोग के फोरम पे भी मतलब ग्रुप पे भी 3-4 लोगों ने ये चीज़ बोली थी कि भाई ऐसी चीज़ है। तो वही देखो उसका क्या इशू, मतलब उस चीज़ का क्या इलाज हो सकता है। मे बी नेक्स्ट टाइम जब मैं सर्विस कराने जाऊँ, आई थिंक 4000 किलोमीटर बाद, तब जाकर के इस चीज़ को दिखा भी दूंगा कि भाई यार चेक करो इस चीज़ को, देखो क्या है, थोड़ा अपना सोल्यूशन वगैरह दो। तो वो चीज़ है नाइस। तो हाँ, ये वाली बात है। बाकी हैंडलिंग की भी बात कर लेते हैं। चलो मोड़ आता है, मोड़ते हैं। 1 2 3 ये हाँ, पूरा नहीं आएगा रिटर्न, पूरा नहीं आता है इसका स्टीयरिंग रिटर्न। वो तो खैर है ही इस वाले मॉडल में दिक्कत। मतलब दिक्कत क्या है, ये मारुति का ही है कि मतलब थोड़ा बहुत इनका स्टीयरिंग बीच में डेड सा ही रहता है। तो इतना वाला एरिया आपको हल्का सा डेड ही मिलेगा। देख लो, अब मैं इतना घुमा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद अगर मैंने हल्का सा भी ऐसे किया तो ये हो गई, इसके बाद हल्का सा ऐसे किया तो ये हो गई। तो ये चीज़ है। तो स्टीयरिंग आई थिंक सभी को इस तरीके का अंदाज़ा है कि क्या है 2020 वाले मॉडल में। पहले से 2019 वाले मॉडल में या इससे प्री फेसलिफ्ट वाला जो मॉडल था उससे थोड़ा सा अच्छा है। लेकिन जो नई वाली जो बलिनो आई है, जो कि लाइक आई थिंक शायद अभी तक किसी ने नहीं चलाई होगी, मतलब चला तो ली होगी बट इतना ज़्यादा किसी ने शायद उसको रिव्यू नहीं किया होगा। उस गाड़ी में जो मारुति का स्टीयरिंग है वो आपको अनलाइक एनी अदर मारुति की कार में जो स्टीयरिंग है वैसा मिलेगा। बहुत अच्छे से रिटर्न आता है उसका, और लाइक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है इवन इन टर्म्स ऑफ बलिनो। तो इग्निस की तो बात आप छोड़ ही दो। तो ये है। तो ऐसे में अगर इग्निस नई वाली आ रही है और उसमें जैसे कि आप लोगों ने शायद खबर पड़ी होगी कि नई वाली इग्निस भी आ रही है, और उस वाले इग्निस में अगर वो वाला स्टीयरिंग लग के आता है कि वैसा आ रहा है जैसा कि बलिनो में आ रहा है, और उसमें नया वाला एक इंजन तो आ ही रहा है 90 हॉर्स पावर वाला डुअल जेट वाला, तो भाई वो वाला मॉडल एकदम प्रॉपर फिर लेने लायक होगा।
हालांकि स्टिल ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि ये गाड़ी अनड्राइवेबल है या ऐसा कुछ, या आपको हाईवे पे मतलब एकदम कोई लोचा वगैरह हो जाएगा इस वाली कार से। जैसे कि अभी मैंने मोड़ा तो अपने आप इसका स्टीयरिंग रिटर्न आ गया। रुकना, अभी इसे ना मोड़ता हूँ, ये हाँ, ये इतना तो सीधा हो ही गया। अब यहाँ से मैं इतना सीधा कर ले रहा, तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बहुत अनड्राइवेबल है या ऐसा कुछ है। थोड़ी बहुत परेशानियाँ हैं तो वो ये आपके सामने से ही हैं। बाकी एंड में तो भाई कस्टमर को डिसाइड करना पड़ता है कि उसको ये वाली चीज़ झेलनी है कि ये वाली चीज़ नहीं झेलनी है। मुझे कोई इतना इशू नहीं था, तो आई थिंक मुझे इतना इशू आज भी नहीं है। बाकी भाई एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा इग्निस के बारे में, वो है गाड़ी की हैंडलिंग। एंड इट इज़ लाइक वन ऑफ दोज एरियाज जहाँ पे मुझे लगता है कि अगर मैंने इसमें थोड़े से भी चौड़े टायर और लगा दिए और एक सेट ऑफ लोअरिंग स्प्रिंग्स, मतलब जिससे कि गाड़ी का जो स्टैंड है थोड़ा और लोअर हो जाए, वो लगा दी, तो भाई मैं आराम से मतलब 80-90 की स्पीड में भी एकदम मोड़ आराम से ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी आई थिंक बहुत लोगों को एक रेफरेंस देके मैं समझाता हूँ। जो भी लोग ग्रेटर नोएडा से नोएडा अप डाउन करते हैं, तो जो वो वाला एक एग्जिट आता है नोएडा पे चढ़ने के लिए, जो आपको सीधा बोटेनिकल गार्डन वाले मेट्रो स्टेशन तक लेके जाता है, तो वो जो गोल वाला जो एरिया है, जो आपने समझ गए होंगे किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो एकदम एक चढ़ाई वाली गोल वाली सड़क पे भी मैं आज तक इस गाड़ी को धीमा करते हुए नहीं लेके जाता हूँ। उल्टा बाकी सब लोग अपना ब्रेक लगा करके या थोड़ा बहुत एक्सीलरेटर छोड़ के चढ़ा रहे होंगे, मैं एक्सीलरेटर दे के पूरा स्टीयरिंग मोड़ के विदाउट एनी कंसर्न उसको लेके जा रहा होता हूँ। बिकॉज मुझे मालूम है कि इसके सस्पेंशन इतने ठोस हैं पत्थर जैसे कि गाड़ी में बॉडी रोल नाम की चीज़ ही नहीं। तो ये चीज़ है। तो सिंस गाड़ी में सस्पेंशन की बात हो ही गई है, तो अब चलो इसके जो एकदम ग्लेरिंग जो इशू है उस चीज़ को भी एकदम एड्रेस मैं कर ही देता हूँ। हाँ तो भाई जो आप देख रहे हो ना कि गाड़ी इतनी ऊंची है और उसी के साथ साथ यहाँ पे इतना ग्राउंड क्लियरेंस भी है, उसके बाद भी गाड़ी में जो घंटा भर का भी जो बॉडी रोल नहीं है वो इसलिए नहीं है क्योंकि गाड़ी के सस्पेंशन एकदम पत्थर हैं। जी हाँ, इसके स्प्रिंग्स नीचे नहीं जाते हैं, गाड़ी एकदम पत्थर है। और वो जो जैसे रिक्शा आ रहा है ना, जितने आपको झटके उसमें लगते हैं बैठते हुए, उससे बस 19-20 ही समझो, आपको वो हाल भी इस वाली गाड़ी में ही मिलेगा। हालांकि लेकिन अगर जैसे आप 4-5 बंदे गाड़ी में बैठ जाते हो या गाड़ी पे अगर थोड़ा सा वज़न पड़ जाता है, तो इसकी जो सस्पेंशन है वो थोड़े से कम हार्श लगने लग जाते हैं। लेकिन ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ही नोन सा सैक्रिफाइस है जो कि आपको सामने सामने पता ही लग रहा है कि हाँ भाई देखो गाड़ी स्पोर्टी है, गाड़ी चलने में एकदम स्मूथ है। और भाई क्योंकि गाड़ी स्पोर्टी है तो भाई स्पोर्टी वाली ही फिर आपको हैंडलिंग देखने को मिलेगी। लेकिन स्पोर्टी के साथ साथ आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी चाहिए था, तो भाई आपको फिर ये वाली चीज़ मिलेगी। लेकिन मैं यहाँ पे इग्निस को पास नहीं दे रहा कि भाई ठीक है भाई ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है तो सस्पेंशन आप ऐसे भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। नो नो नो, क्योंकि भाई प्रोग्रेसिव स्प्रिंग्स भी होती हैं जो कि आपको लाइक क्या बोलते हैं हम, ग्राउंड क्लियरेंस के साथ साथ वो भी दे देती हैं अच्छा खासा कंफर्ट भी। तो ये तो बात थोड़ी ट्यून करने वाली है। आई थिंक मारुति ने यहाँ पे चीप आउट तो किया ही है, ऑब्वियस सी बात है, स्प्रिंग्स जो इन्होंने ऐसे लगा के दिए हैं। तो इस चीज़ का आई थिंक कुछ ना कुछ इलाज होना चाहिए, क्योंकि जो पीछे आदमी बैठा होता है उसको बहुत दिक्कत होती है। मेरी माँ जो हैं वो भी पीछे जब बैठ के जाती हैं तो उनको बहुत झटके लगते हैं। एंड अगर कोई आपकी फैमिली में बूढ़ा वाला व्यक्ति भी है तो आपको गाड़ी थोड़ी और ज़्यादा संभल के चलानी पड़ेगी, या तो फिर आपको उनको हमेशा आगे ही बिठाना पड़ेगा। बिकॉज आगे तो एटलीस्ट थोड़े बहुत बेरेबल हैं, पीछे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे पीछे CNG का सिलेंडर लगा लेते हैं, देन आपके सस्पेंशन थोड़े से और ज़्यादा आई थिंक वो हो जाते हैं, बेरेबल हो जाते हैं। बिकॉज सिंस पीछे वाले सस्पेंशन में थोड़ा सा वज़न वैसे ही पड़ जाता है तो वो हल्के से दब जाते हैं, तो फिर उस दबने वाले पॉइंट के बाद एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत कंफर्ट, मतलब थोड़ी बहुत सॉफ्टर राइड एज़ कम्पेयर टू नाउ जैसी है उससे प्रोवाइड करने लग जाते हैं। क्योंकि मेरे दोस्त की इग्निस है एंड उसके पीछे वाले सस्पेंशन इतने ज़्यादा हार्श नहीं है जितने कि यहाँ पे इस वाले गाड़ी के हैं। बूट स्पेस भी इग्निस का मुझे काफ़ी सही लगा, थोड़ा सा गहरा तो ये है। आई मीन देख सकते हो आप इतना गहरा है, मेरा हाथ से यहाँ तक आ रहा है ये।
तो मुझे तो खैर वज़न वगैरह कुछ इतना उठाने में इशू नहीं है, तो मैं तो आराम से उठा ही लेता हूँ। और हाँ, एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, सिंस ये गाड़ी ऊंची है और मतलब यहाँ पे इतनी ऊपर से इतनी जगह है, तो मैं इस गाड़ी में एक वॉशिंग मशीन, एक फ्रिज, एक सिलेंडर, 4-5 गद्दे और मतलब बेसिकली जिस जगह मैं रह रहा हूँ वहाँ पे शिफ्ट करने के लिए जो घर में जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि गैस, चूल्हा, बर्तन और फ्रिज और वॉशिंग मशीन, सब मैं एक बारी में इस गाड़ी में रख के लेके आया था इटावा से नोएडा। एंड भाई सीरियसली बूट स्पेस लाइक उस मामले में तो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा। गाड़ी लंबी नहीं है तो आप कोई बहुत लंबी चीज़ इसमें नहीं रख सकते। मैंने फ्रिज को मैंने ऐसे साइड में ऐसे लगा के रखा था, वॉशिंग मशीन को भी मैंने साइड में लगा के रखा था, एक के ऊपर एक स्टैक कर दिया था क्योंकि सिंस ऊपर वाली जगहों में भी इतनी जगह है, तो ये चीज़ का फ़ायदा मुझे एटलीस्ट यहाँ पर मिल गया था। तो बूट स्पेस के मामले में और लाइक ओवरऑल अगर आपको सामान बहुत ज़्यादा कैरी करना है उसके मामले में छोटी गाड़ी के हिसाब से ये बहुत सही है। और हाँ, ये बात मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इतने 26,000 किलोमीटर चलाने के बाद भी गाड़ी के एक्सेलरेशन में या इसकी टॉप स्पीड में किसी भी तरीके का कोई भी डिक्रीज या कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी आज के समय भी एकदम बढ़िया चलती है, बढ़िया भागती है, जब भी पंजा दबा दो बस भागने के लिए तैयार रहती है। तो लाइक वही है, दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स जिसके बारे में आपको इग्निस से तो एटलीस्ट कोई भी शिकायत नहीं होगी, डजेंट मैटर आप इस चीज़ को कितना भी चला लो। और यहीं पे मैं ब्रेकिंग टेस्ट भी करके दिखा देता हूँ, 1 2 3 रुक गया। ठीक है, आई थिंक ठीक है, बट थोड़े और अच्छे होने चाहिए। आई मीन ब्रेकिंग में इनिशियल जो बाइट है वो थोड़ा वो है, कम है। दोबारा से ब्रेक दबा के हल्का सा थोड़ा और दबाओ फिर अच्छे से एकदम ले लेती है, लेकिन इनिशियल बाइट ही थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो ये एक चीज़ है। तो सिंस मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर हो ही गई हैं, तो इस समय मैं गाड़ी का स्पीकर टेस्ट करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको एक ये चीज़ बता देता हूँ कि जो खड़ी गाड़ी में जो इसका स्टीयरिंग है वो अगर आप किसी Hyundai की गाड़ी से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा भारी है। जैसे कि अगर मैं घुमाने की कोशिश करता हूँ तो इतना तो चलो ठीक है, आराम से घूम जाएगा, लेकिन इतना ऐसे घुमा रहा हूँ तो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लग रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आप इग्निस ले रहे हैं तो आपको हल्का सा ये स्टीयरिंग थोड़ा सा भारी मिलेगा ही, ये चीज़ है। तो चलो मैं आप लोगों को इसका स्पीकर टेस्ट भी करके दिखा देता हूँ कि गाड़ी में अभी तक स्पीकर कैसे चल रहे हैं एंड वाई आई एम प्रीटी मच सेटिस्फाइड विद इट। तो चलो शुरू करते हैं। 1 2 3 एक सेकेंड, 1 2 3।
दोस्तों ये था एग्निस का 26,000 किलोमीटर वाला रिव्यू। और क्या मतलब इसको आप रिव्यू बोल लो, व्लॉग बोल लो, जो भी चाहो वो बोल लो। तो ये चीज़ थी। तो सबसे पहले बात, रेगुलर वीडियोस आई थिंक कि आज से शुरू हो जाएंगे। एंड इससे जो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो ये होगा कि इसके ऊपर क्या क्या आगे चल के मॉड्स होने हैं, वो भी सीरियस वाले, केवल लुक जो इसका चेंज करें वो वाले नहीं, ऑलमोस्ट ऐसे जो कि मतलब एक तरीके से इसकी परफॉर्मेंस को भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव करें विदाउट अफेक्टिंग इट्स माइलेज एज वेल। तो ये तो ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए लेट्स एंड दिस वीडियो। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आप सभी से मिल लूँगा नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय।